दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक बदनसीब लड़की के बारे में है। किस्मत ने उसके साथ अच्छा नहीं किया और उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों कहानी को पूरी तरह समझने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा। उस गली की नुक्कड़ में वो 3 मंजिला मकान बज़ाहिर तो ठीक नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर वीरानियां बड़ी पड़ी थीं, क्योंकि जो इंसान उसके अंदर रहते थे उनके पास मालो दौलत तो था, लेकिन उनके पास शफकत और एहसास रखने वाला दिल नहीं था। दोस्तों आज से 60 साल पहले ये लोग लाहौर से कराची हिजरत करके आए थे। इनकी 4 औलादें थीं। रेहान साहब के 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। तीनों बेटे सिकंदर, इरसलान, शहबाज और बेटी मारिया यहीं आकर पैदा हुए थे। दोस्तों रेहान साहब ने इस छोटे से इलाके में बिरयानी का काम शुरू किया था, जो बाद में बहुत चल निकला और फिर उसके बाद उनका कारोबार ऐसा चमका कि उन्होंने अपने तमाम बेटों को इसी लाइन में लगा दिया। दोस्तों इनका कारोबार फैलता चला गया और चंद साल में देखते ही देखते किराए के मकान से इन्होंने अपना बहुत बड़ा घर खरीद लिया और ये सब लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। रेहान साहब तो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने औलादों की शादियां कर दी। छोटे दोनों बेटे तो बैरून मुल्क चले गए। अब हराम हलाल तो अल्लाह जाने, मगर उनके घर में हर वक्त पैसों की रेल फेल रहती थी। दोस्तों उनके घर में जगह जगह पर टीवी लगे हुए थे और उन्होंने शहर में बहुत से मकानात और प्लाट भी खरीद रखे थे। उनकी बहुओं के पास सोना तोलों के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से था। दोस्तों रेहान और उसकी बीवी तो चल बसे, लेकिन बेटों की जिंदगी अयाशियों से भर गए। शराब और शबाब की जब मिलावट होती है तो घराना दीन से खाली हो जाता है। मर्द अयाशी में पड़ जाते हैं और औरतें भी बेहयाई पर उतर आती हैं। दोस्तों घर भर की हुकूमत अब सबसे बड़े बेटे यानी सिकंदर और उसकी बीवी के हाथ में थी, जिनकी 2 औलादें थीं। 1 बेटा और बेटी थी। दूसरे बेटे की कोई औलाद नहीं थी और तीसरे की 3 बीवियां करने के बाद भी सिर्फ 1 ही बेटी हुई थी। वो बेटे की ख्वाहिश रखता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में बेटे की खुशी नहीं लिखी थी। दोस्तों बड़े बेटे सिकंदर और उसकी बीवी को ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे मर्ज लाहक हो गए थे, क्योंकि इंसान जब अयाशी में पड़ जाता है और तरह तरह के खाने खाता है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसे बेशुमार बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। दोस्तों सिकंदर का बड़ा बेटा अभी मैट्रिक में पढ़ रहा था। वो भी घरेलू तरबियत की वजह से 1 नंबर का हरामी निकला था। दोस्तों स्कूल में चोरी करने की वजह से स्कूल वालों ने उसे निकाल दिया, तो उसकी माँ ने उसकी आवारगी को लगाम देने के लिए अपने रिश्तेदारों की एक 15 साल लड़की से उसकी शादी करा दी। सिकंदर की बीवी हानिया अपनी बांजी ईमान को अपने घर में बहू बनाकर ले आई। दोस्तों ईमान भी इसी तरह के घर से आई थी और उसके घर वाले भी इसी तरह की रंगरलियों में मसरूफ थे। सास हानिया ने बड़े बेटे की बुराइयों से पर्दा पोशी के सिले में अपनी बहू को नोटों से भर दिया था। उसके 16 साल बेटे अफान को अपनी बीवी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दोस्तियां तो लड़कियों के साथ थीं। वो भी ऑनलाइन फेसबुक पर लड़कियों से बातें करता था। दोस्तों ईमान भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। वो भी सास के खात्मे का इंतजार करने लगी, क्योंकि सास को तो पहले ही इतने आर्जे लाहक थे। वो चाहती थी कि जल्दी से ये मर जाए और तमाम तिजोरियों और घर पर मेरी हुक्मरानी हो। दोस्तों घर में दिन रात मुरगन खाने खाए जाते थे। दरवाजे पर सुबह शाम फूड सर्विस वालों की बाइक आती थी और तरह तरह के खाने खाते थे। लेकिन अल्लाह की लाठी तो बेआवाज होती है। ऐसी चीजें खा खा कर उन्हें दिल के आर्जे लाहक हो गए थे, जो बड़े जानलेवा साबित हुए। इस्लामाबाद के घर से बाहर भी उनके कई औरतों से ताल्लुक थे। दोस्तों एक दिन अचानक सिकंदर की बीवी हानिया दिल का दौरा पड़ने से मर गई। सिकंदर को भला उसकी क्या पड़ी थी, वो तो और भी औरतों के साथ मरासम रखता था। अब तो घर में सिर्फ उसकी बहू ही थी, जो स्याह सफेद की मालिक थी। दूसरी दोनों देवरानियां और देवर अपने अपने पोर्शन में रहते थे। बाहर जाने का रास्ता भी अलग था। यूं नीचे वाले पोर्शन में
कौन आता और कौन जाता, किसी का किसी से कोई वास्ता नहीं था। दोस्तों अब तीनों भाइयों में जायदाद के बंटवारे में तनाजा सर उठाने लगे। ईमान अपने शौहर को छोड़कर अपने ससुर की तरफ तवज्जो करने लगी, क्योंकि ससुर साहब अब एक और औरत को अपनी बीवी बनाकर घर लाने की तैयारी में थे। ईमान अपने ससुर की बहुत खातर मदारत करती थी। वो चाहती थी कि उसका ससुर दूसरी शादी ना करे ताकि घर पर सिर्फ उसी की हुक्मरानी रहे। दोस्तों वो अपने शौहर और बच्चों के लिए खाना बांध कर ले जाती थी। ईमान को ससुर की रंगीनियों से कोई गरज नहीं थी। मोहल्ले वाले भी अब शक में पड़ने लगे थे। तो सिकंदर ने सोचा बीवी की शक्ल में एक औरत को घर में लाना चाहिए। दोस्तों यूं 65 साला सिकंदर ने एक खूबसूरत लड़की ढूंढ ही ली और सारी बातें छुपाकर उसने शादी की बात तय कर दी। आने वाले जुमे को उसका उस लड़की के साथ निकाह था, लेकिन किसी तरह से लड़की वालों को सारी बात मालूम हो गई, तो वो लड़की घर छोड़कर चली गई। यूं उनकी शादी ना हो सकी। चंद माह मजीद गुजर गए। अब किसी गरीब और मजबूर को ढूंढा जाने लगा ताकि सिकंदर साहब की अयाशियों को पूरा किया जा सके। बदकिस्मती से रजिया के नाम का कुरा निकला, जो पहले से तलाक याफ्ता थी और 5 बच्चों की माँ थी। घर में बड़े माँ बाप बहन भाई थे, लेकिन बेचारी तलाक याफ्ता होने की वजह से उसी घर में पड़ी थी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सारा दिन वो घर के काम करती और रात को थकी हारी बच्चों के पास सो जाती। इस तरह से 2 वक्त की रूखी फूकी रोटी मिल जाती थी। उसका पहला शौहर तो नशे का आदी था, दिन रात उसको मारता रहता था। घर वालों ने उसके सलूक से तंग आकर अपनी बेटी को तलाक दिलवा दी थी। दोस्तों उस बिचारी का भी घर उजड़ चुका था। रिश्ते कराने वालियों को अपनी फीस से गरज होती है, चुनाचे उन्होंने ये रिश्ता पक्का करा दिया। 1 हफ्ते के बाद शादी रख दी गई, लेकिन शादी इस शर्त पे रखी गई कि रजिया अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं आएगी। दोस्तों ममता की मारी रजिया ने अपने माँ बाप पर अपना बोझ हटाने के लिए ये फैसला कबूल किया था। इधर सिकंदर की बहू ईमान ने भी अपनी चालबाजियां शुरू कर दी थीं, क्योंकि उसे मालूम था कि सिकंदर जिसको बीवी बनाकर घर पे ले आने वाले हैं वो एक तलाक याफ्ता औरत है और वो किसी सूरत भी नहीं चाहती थी कि उसके हाथ से हुक्मरानी निकल जाए। इसलिए उसने अपने हथियार भी कस लिए थे। दोस्तों ईमान जैसी औरत के सामने उस बिचारी की वैसे भी क्या चलनी थी। वो एक कम हैसियत औरत थी। वो तो पहले ही नसीबों की जली थी। वो बिचारी तो किस्मत के हाथों बहुत मजबूर थी, लेकिन अपने ससुर का रिमोट ईमान के हाथ में था। बूढ़ा वही करता था जो उसकी बहू उसे कहने को कहती थी। दोस्तों 10 बजे बारात रवाना हुई और 2 बजे वापस आई। आने वाली रजिया को पहली ही रात अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया था, जब उस बिचारी को एक छोटे से स्टोर नमा कमरे में एक बुसीदा सी चारपाई पर बिठा दिया गया। वो बेचारी बड़े अरमान सजाकर घर में आई थी, लेकिन सारे अरमान मिट्टी का ढेर साबित हुए। दोस्तों अगले दिन ईमान ने काम वाली को फारिग करके उसे बर्तनों का ढेर थमा दिया और कहने लगी, काम पर शुरू हो जाओ, तुम्हारी यही हैसियत है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। जो मैं चाहती हूँ वैसे ही होता है। सिकंदर मेरे रिश्ते में खालू भी लगते हैं और मेरे ससुर भी हैं। और तुम सुन लो, खबरदार अगर उनसे कोई औलाद पैदा करने की कोशिश की, वरना तुम मुझे जानती नहीं। तुम्हारा यहाँ पर ठिकाना आरजी है। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इस घर से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी। दोस्तों रजिया बेचारी को कुछ और तो समझ नहीं आया। वो करती भी तो क्या करती। वो इस तरह से चुपचाप अपनी बहू यानी ईमान के कामों में लग गई। घर में वैसे भी पैसे की रेल पेल थी, सब कुछ ईमान के हाथों में था। अब रजिया सारा दिन घर में सुतेली औलादों और सब लोगों का नारवा सलूक सहती थी। उस बेचारी की उस घर में नुकरानी से भी हैसियत गिरी हुई थी। हर कोई उसे कभी कुछ काम करने को कहता तो कभी कुछ कहता, कभी ये खाना पका दो तो कभी वो काम कर दो। वो बेचारी तो बड़ी बदतर जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो पहले ही नसीबों जली थी। एक दफा तलाक याफ्ता थी और अब किस मुंह से वो अपने माँ बाप के दर पर जाती। दोस्तों बेचारी इस घर में भी सारा दिन काम करती
और शाम को रूखी सूखी रोटी मिलती और चंद घंटे के लिए वो कमरे में जाकर सो जाती। अगले दिन ईमान सुबह ही उसका कमरा जोर जोर से खटखटाने लगती और कहती कि रजिया कैसे मजे से सो रही हो, काम तुम्हारा बाप करेगा क्या, तुम इस घर में ऐश करने नहीं आई हो। दोस्तों, ईमान के शौहर इरफान की भी अपनी अलग ही रंगीन दुनिया थी। वो भी अपनी बीवी को कुछ नहीं समझता था, वो भी बाहर मुंह मारता फिरता था। लेकिन चूंकि ईमान को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि घर में उसकी हुक्मरानी थी, पैसे की रेल पेल थी, सारा कंट्रोल उसी के हाथ में था। इस तरह सब लोग ही बिगड़े हुए खानदान के थे, उनको इन चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। दोस्तों, रजिया बेचारी की शादी को इसी तरह से 3-4 माह गुजर गए। उसे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपनी सौतेली बहू यानी ईमान के आगे झुकना पड़ता था और उससे पैसे मांगने पड़ते थे। कभी कभार तो उसे भूखे पेट रहकर ही गुजारा करना पड़ता था। कभी कभार वो हिम्मत करके अपने 65 साला बूढ़े शोहर सिकंदर से कुछ पैसे मांग लिया करती थी। अगर उसका दिल होता तो वो 100 का नोट थमा देता था। यूं ही वो घर से निकलता था, रजिया से नोट छीन कर ईमान अपने पास रख लेती थी और उसे गुस्से में बहुत डांटती थी और उसे कहती थी, तुम्हें मार मार कर मैं अधमुआ कर दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज पैसे मांगती हो, कल जायदाद में हिस्सा मांगने लगोगी। दोस्तों, एक दिन तो रजिया बेचारी से खाने की प्लेट नीचे गिर गई तो ईमान ने उसे इतना मारा कि बेचारी लहू लहान हो गई। वो बेचारी वहाँ दर्द से पड़ी कर्रा रही थी। ईमान ने रक्षा मंगवा कर उसे उसके मैके भेज दिया और रजिया के भाई को फोन पर खूब बातें सुनाई। तुम्हारी बहन घर बसाने के काबिल नहीं है, अगर ये इतनी ही सुगड़ और घर बसाने वाली होती तो इसका पहला शौहर इसे तलाक क्यों देता, अपनी बहन को अपने घर में ही रखो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, बेचारी रजिया घर पहुंची तो उसके आंसू और जख्म किसी ने नहीं देखे। वो बेचारी अपनी किस्मत को ऐसे ही रोती रही। ईमान का वार कामयाब हो गया था। अब रजिया को उसने अपनी जिंदगी और उस घर से मुकम्मल तौर पर धक्के मार कर निकाल दिया था। दोस्तों, उसके भाई और घर वाले भी रजिया को बातें सुनाने लगे कि तुम किसी काबिल नहीं हो, दूसरी दफा तुम्हारी शादी की थी कि शायद तुम घर बसा लोगी, लेकिन तुम फिर से हमारे दर पे आ गई हो, तुम जैसी औरतों को जीते जी ही मर जाना चाहिए। दोस्तों, उसके भाई समझा बुझा कर रजिया को अपने ससुराल छोड़कर आते तो ईमान दोबारा से किसी न किसी बहाने से उसे मार पीट कर फिर दोबारा उसके मैके पहुंचा देती थी। यूं रमजान का महीना आ गया। ईमान की काम वाली ने फिर छुट्टी की तो उसने रजिया को बुलवा भेजा। रजिया बेचारी इसको अपनी खुशकिस्मती समझ रही थी कि शायद कुदरत को मुझ पर रहम आ गया है, मगर दोस्तों, ईमान को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसको तो काम वाली चाहिए थी जो रमजान के महीने में उन्हें तरह तरह के खाने पकवा कर दे और वो सारा दिन आराम से लेटी रहे। ईमान सारा दिन आराम से लेटी रहती और शाम को शॉपिंग करने के लिए निकल जाती। दोस्तों, इसी तरह उस बेचारी की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अगर किसी पर जुल्म करोगे तो कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। दोस्तों, एक दिन वो नकम्मा और आवारा अफान वो किसी और औरत के पीछे हैदराबाद चला गया। वो उस औरत से शादी करना चाहता था और उस औरत ने ये शर्त रखी थी कि तुम अपनी पहली बीवी को तलाक दोगे तो मैं तभी तुमसे शादी करूंगी, वरना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, अफान ने वहाँ से पैगाम भिजवाया कि ईमान, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें और अपने बाप को रंगे हाथों पकड़ लिया था। तुम रिश्ते में मेरी खाला लगती हो और इस तरह के उल्टे काम करती फिरती हो। दोस्तों, अफान तो इससे भी गया गुजरा था। यहाँ सारे का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। दोस्तों, अफान ने हैदराबाद ही से उसे तलाक की चिट्ठी भेज दी। इस तरह ईमान को तलाक हो गई और उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी। थोड़े दिनों के बाद अफान हैदराबाद से अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घर आ गया। दोस्तों, बेचारी रजिया की किस्मत तो वैसी की वैसी ही रही। ईमान तो अब वहाँ से चली गई थी, लेकिन अब अफान की नई बेगम भी किसी से कम नहीं थी। अपने शौहर सिकंदर, अफान और उसकी बेगम की खिदमत फिर से वो करने लगी थी।
उस बेचारी की किस्मत में यही लिखा था। उस बेचारी ने भी अपने एक छोटे से घर का ख्वाब देखा था, लेकिन उसके नसीब में घर का सुख था ही नहीं। उसका सुकून ही उसका जुर्म बन गया था। दोस्तों, एक दिन ऐसे ही काम करते करते अचानक रजिया बेचारी की तबीयत खराब हो गई। उस बेचारी को वहाँ देखने वाला कोई भी नहीं था। वो अपने बच्चों की वजह से भी बड़ी परेशान रहती थी। उसे बड़ा शदीद दिल का दौरा आया था। वो वहीं ढेर होकर मर गई। उसकी भी इन लोगों से जान छूट गई। अब वो बड़ी अच्छी जगह थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।